दोपहर का समय था। गांव के रास्ते में अमीर बहन रितिका और गरीब बहन भावना की मुलाकात होती है। अरे भावना, कहाँ जा रही है हाथ में डिब्बा लेकर? दीदी, मैं खेत में जा रही हूँ अमित के लिए दोपहर का खाना लेकर। भावना, तेरी हालत कभी सुधर नहीं सकती। रोज रोज नौकर की तरह पति के लिए खाना लेकर खेत जाने में तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है दीदी? अपने पति के लिए खाना बनाना और उनके लिए खाना ले जाना मुझे खुशी देता है। हाँ हाँ, तुम गरीबों की खुशियाँ तो बस इन्हीं सब चीजों में होती है। कहीं घूमने जाना, थिएटर में फिल्म देखना, इन सब की तुम्हारी क्या औकात? दीदी, हम अपने सादे जीवन में खुश हैं। हमें अमीरों वाला कोई शौक नहीं है। हाँ, होंगे भी कैसे? शौक पूरे करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। रितिका और भावना, दो बहनें की शादी एक ही गांव में हुई थी। किस्मत से रितिका की शादी एक अमीर घर में हुई और बदकिस्मती से भावना की शादी एक गरीब परिवार में हुई। अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए रितिका अपनी गरीब बहन भावना को हमेशा ताने मारती रहती थी। ये भावना खुद को समझती क्या है? जेब में 2 रुपए नहीं है और अकड़ ऐसी दिखाती है जैसे बहुत अमीर हो। क्या हुआ? क्या बड़बड़ कर रही हो? क्या बताओ तुम्हें, आज दोपहर रास्ते में भावना मिली थी। मैंने क्या थोड़ा सा कुछ कह दिया? ऐसे जवाब देने लगी जैसे कोई रानी महारानी हो। अरे, गरीबों के पास बस जवाब ही होती है और कुछ तो होता नहीं। अगर बोलने पर पैसे लगते ना तो ये लोग बोलते भी नहीं। सही कह रहे हो तुम। तभी रितिका की सास दीपाली दूसरे कमरे से उसे आवाज लगाती है। रितिका, जरा यहाँ आओ तो सही। आ रही हूँ मम्मी जी। रितिका सास के कमरे में जाती है। रितिका, दिवाली आ रही है, दिवाली की शॉपिंग शुरू कर देते हैं। हाँ मम्मी जी। तुम्हारे मायके में तो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी छोटी बहन और उसके पति के लिए कपड़े लेने हैं ना? मम्मी पापा के लिए मैं बाजार से कोई अच्छा सा कपड़ा ले आऊंगी, लेकिन भावना और उसके पति के लिए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? भावना को मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी दे दूंगी और अमित को भी सुरेश की कोई पुरानी शर्ट पैंट दे दूंगी। ये क्या कह रही हो रितिका? अपनी बहन और उसके पति को तुम पुराने कपड़े दोगी? तो क्या हुआ मम्मी जी, वे गरीब है, नए और महंगे कपड़े पहनकर जाएंगे कहाँ? और वैसे भी हमारे पुराने कपड़े उनके नए कपड़ों से बेहतर होते हैं। ये ठीक नहीं है रितिका। माना कि तुम्हारी छोटी बहन गरीब है, तो क्यों तोहफे में तुम उसे पुराने कपड़े दोगी? बाजार में जब सबके लिए कपड़े खरीदने जाओगी तब अपनी बहन और उसके पति के लिए भी लेना। ठीक है मम्मी जी। इधर भावना अपने छोटे से घर में अपने पति अमित के साथ बैठी है। अमित गहरी सोच में डूबा हुआ है। क्या सोच रहे हो? कब से देख रही हूँ गुमसुम बैठे हो। मैं तुम्हारी किस्मत के बारे में सोच रहा हूँ भावना। मेरी किस्मत के बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? एक तरफ तुम्हारी बड़ी बहन रितिका अमीर ससुराल में कितनी सुख सुविधाओं के साथ रहती है और दूसरी तरफ तुम गरीब पति के घर में तंगी में जीवन बिता रही हो। ये अमीरी गरीबी सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज होती है अपनापन और मन की शांति, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी शादी भी तुम्हारी बड़ी बहन की तरह किसी बड़े घर में हुई होती तो आज तुम भी महंगी साड़ियाँ पहनती, गहनों से सजी होती और एक आराम की जिंदगी जीती। शादी विवाह तो संयोग की बात होती है। दीदी की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हुई और मेरी शादी जहाँ होनी थी वहाँ हुई, पर मैं अपने जीवन में खुश हुई। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन रितिका और भावना की माँ अंजलि दोनों बहनों को अपने घर बुलाती हैं। दोनों बहनें वहाँ पहुँचती हैं। मम्मी, आपने हमारे लिए खाने में क्या क्या बनाया है? छोले भटूरे, हलवा, खीर, तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। ओ मम्मी, अब मुझे ये सब पसंद नहीं। अब तो मैं चाउमीन, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर ये सब खाती हूँ। अंजलि ने कितने प्यार से बेटियों के लिए इतना कुछ बनाया था, पर रितिका की खाने में रुचि ना देखकर अंजलि थोड़ा दुखी हो जाती हैं। तभी भावना कहती है, मम्मी, जल्दी से लाओ जो जो तुमने बनाया है। कितने दिनों बाद आज माँ के हाथ का बना खाना खाने को मिल रहा है। हाँ हाँ मम्मी, इसे दो। इसे तो ये सब खाने की भी नसीब नहीं होती। रितिका, तुम हर समय अपनी छोटी बहन को ताने क्यों मारती रहती हो? वो भी इंसान है, उसके दिल को भी ठेस पहुंचती है। रहने दो मम्मी, मुझे दीदी की बातों का बुरा नहीं लगता। वो तो बचपन से ही ऐसी घमंडी है। घमंड तो होगा ही। अमीर घर की बहू हूँ, मेरा पति लाखों कमाता है। माँ के हाथ का बना हुआ छोले भटूरे और हलवा भावना बड़े चाव से खाती है, पर रितिका थोड़ा सा खाकर सब रख देती है। एक दिन सुरेश अपनी कपड़ों की दुकान के बाहर खड़ा था, तभी अमित वहाँ से गुजर रहा था। अरे अमित, इधर आओ,
चुपचाप क्यों जा रहे हो? अमित सुरेश के पास जाता है। हाँ बोलो सुरेश भाई, क्यों बुलाया? बस ऐसे ही बुलाया था। मुझसे बिना बात किए जा रहे हो? मैं तुम्हें देखा ही नहीं सुरेश भाई, थोड़ी जल्दी में था। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सुरेश भाई, बस ईश्वर की कृपा है। वैसे अमित, मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होती। कितनी बार तुम्हें कहा कि हमारी कपड़ों की दुकान पर काम कर लो, अच्छी तनख्वाह दूंगा, पर तुम हो कि मानते नहीं। सुरेश भाई, साड़ू भाई के रिश्ते को तुम मालिक नौकर का रिश्ता क्यों बनाना चाहते हैं? मैं अपनी खेती बाड़ी के काम में खुश हूँ। मुझे तो अपनी साली के लिए बहुत दुख होता है। एक गरीब से शादी करके उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अगर उसकी किस्मत में गरीबी लिखी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा सुरेश भाई, अब मैं चलता हूँ। अमित फिर अपने रास्ते चला जाता है। रितिका जिस तरह भावना को उसकी गरीबी को लेकर ताने मारती है, वैसे ही सुरेश भी अमित को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। उधर रितिका के माता पिता दोनों बेटियों के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। पता नहीं इन दोनों बहनों के बीच रिश्ता कब सुधरेगा। आखिर रितिका भावना को हमेशा नीचा क्यों दिखाती रहती है? दोनों सगी बहनें हैं, सौतेली तो नहीं। इसमें हमारी भी कुछ गलती है। हमें दोनों बेटियों की शादी बराबर हैसियत वाले परिवारों में करनी चाहिए, तब रितिका को भावना को ताने मारने का मौका नहीं मिलता। हमने अपनी शौक से भावना की शादी गरीब घर में नहीं कराई थी। कोई भी बड़े घर का लड़का उसे पसंद नहीं कर रहा था। ये एक आश्चर्य की बात है। भावना रितिका से ज्यादा सुंदर है, फिर भी बड़े घर से उसके लिए रिश्ता नहीं आ रहा था। सब किस्मत की बात है। पंडित जी ने क्या कहा था? उसकी कुंडली में गरीब योग लिखा है। दिवाली का दिन आ जाता है। रितिका मिठाई और कपड़े लेकर अपने मायके जाती है, माँ बाप को दिवाली की बधाई देने। इसके बाद वो मिठाई और कपड़े लेकर अपनी गरीब बहन भावना के घर पहुंचती है। दीदी, तुम यहाँ? हैप्पी दिवाली भावना। तुम्हें भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। आओ ना, बैठो। नहीं, मैं बस तुझे दिवाली की बधाई देने आई हूँ। रितिका फिर भावना के हाथ में कपड़ों का पैकेट और मिठाई का डिब्बा थमा देती है और कहती है, तेरे लिए एक साड़ी और अमित के लिए शर्ट पैंट लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को पसंद आएगा। दीदी, मिठाई लाई हो वो तो ठीक है, पर ये कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? अरे, हम अपने सारे रिश्तेदारों को दिवाली के अवसर पर कपड़े देते हैं, तो तुझे क्यों नहीं देती? तू भी मेरी रिश्तेदार है। धन्यवाद दीदी, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें और जीजा जी को कुछ दे सकें। अरे, जानती हूँ तेरी हालत। दिवाली पर तुम लोग अपने लिए नए कपड़े खरीद लो, वही बहुत है। हमें कपड़े देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर भावना का चेहरा मुरझा जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अच्छा दीदी, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे चली जाओगी दीदी? दिवाली के दिन घर आई हो, बिना मुंह मीठा किए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भावना अंदर जाती है और एक प्लेट में रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेकर आती है। लो दीदी, ये मिठाई खा लो। रितिका थोड़ी मिठाई खाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगला दिन। मुझे बहुत शर्म आ रही है। कल दिवाली पर दीदी हम दोनों के लिए कपड़े और मिठाई लाई थी, लेकिन हम लोग उन्हें कुछ नहीं दे सके। हमारी इतनी हैसियत कहाँ भावना कि हम तुम्हारी अमीर बहन को कोई तोहफा दे सके, और ये बात वो भी जानती है। फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर हम भी उन्हें कुछ दे पाते तो उन्हें भी अच्छा लगता और हमें भी। अच्छा ठीक है, इस बार अगर फसल अच्छी हुई तो अगली दिवाली पर तुम्हारी बहन को एक अच्छी सी साड़ी देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह अमीर और गरीब बहनों की जिंदगी अपने अपने तरीके से चलती रही। एक दिन रितिका के घर से शोर शराबे की आवाज आ रही थी। लगता है दीदी के घर आज कोई फंक्शन है। नहीं नहीं, अगर फंक्शन होता तो वो मुझे जरूर बुलाती। तभी गांव की दो औरतें रितिका के घर की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। भावना उन्हें रोककर पूछती है, दीदी आप लोग कहाँ जा रही हो इतनी सजी धजी होकर? अरे, तुम्हारी बहन के घर जा रहे हैं। आज उसके घर फंक्शन है ना। अरे, तुम अभी तक गई नहीं? तुम तो उसकी बहन हो, तुम्हें तो सुबह ही पहुंच जाना चाहिए था। भावना उन्हें कैसे बताती कि उसे तो बुलाया ही नहीं गया था। वो अपने दर्द को छिपाते हुए कहती है, जाऊंगी दीदी, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। घर में थोड़ा काम था इसलिए रुक गई थी। दोनों औरतें फिर रितिका के घर की ओर चली जाती हैं।
भावना घर के अंदर आते ही रोने लगती है। अगले दिन वो अपनी माँ के घर जाकर अपना दुख सुनाती है। मम्मी, दीदी के घर के फंक्शन में कितने मेहमानों को बुलाया गया, पर दीदी ने मुझे और अमित को नहीं बुलाया। हाँ बेटी, मुझे भी ये बात बहुत बुरी लगी। दीदी का रवैया कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन पहले दिवाली पर वो खुद मेरे घर आई थी, मुझे बधाई दी, कपड़े दिए, मिठाई दी, और कल उनके घर इतना बड़ा फंक्शन था, फिर भी हमें नहीं बुलाया। पता नहीं बेटी, उसके मन में कब क्या चलता रहता है। मम्मी, मैं कितनी कोशिश करती हूँ दीदी से अच्छा रिश्ता बनाए रखने की, उनके हर ताने को नजरअंदाज कर देती हूँ, पर दीदी ऐसा कुछ कर ही देती हैं जिससे मैं दुखी हो जाती हूँ। दुखी मत हो बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रिश्तों में करवाहट हमेशा नहीं रहती। एक दिन सुरेश की कपड़ों की दुकान पर काम करने वाला लड़का अचानक बीमार पड़ गया। सुरेश को कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। परेशान होकर वो रितिका से कहता है, रितिका, अमित से कहो ना कुछ दिनों के लिए हमारी दुकान पर काम कर ले, मैं उसे दुगनी तनख्वाह दूंगा। मैं कह तो सकती हूँ, लेकिन वो मानेगा क्या? उन्हें तो पैसों की जरूरत नहीं है, अकड़ से ही उनका पेट भर जाता है। अरे तुम बात करके तो देखो, वो माने या ना माने वो बात की बात है। अच्छा ठीक है, कल अमित से बात करूंगी। अगले दिन रितिका गांव में कहीं अमित से मिलती है। अमित, प्लीज कुछ दिनों के लिए हमारी दुकान पर काम कर लो ना। आजकल लड़का नहीं है, जब तक हमें कोई दूसरा लड़का नहीं मिल जाता तब तक हमारी थोड़ी मदद कर दो। दीदी, अब बस यही बाकी रह गया है कि मैं आपके यहाँ नौकर का काम करूँ। नौकर मालिक, तुम क्यों ऐसी फालतू बातें करते हो? इसी वजह से तुम गरीब हो और हमेशा गरीब ही रहोगे। तो अब आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हमारे शहर की कपड़ों की दुकान पर जाकर काम करो। अगर मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती, मेरी बहन भी थोड़ा अच्छे से रह पाती। मैं आपके पति की दुकान पर काम नहीं करूँगा दीदी, बस कह दिया। इतना कहकर अमित वहाँ से जाने लगता है। अमित बहुत गुस्से में घर में घुसता है। तुम्हारी बहन अपने आप को समझती क्या है? वो अमीर होगी अपने घर में। क्या हुआ? दीदी ने कुछ कहा क्या जो इतने गुस्से में हो? आज वो मुझे कह रही थी कि उसके पति की कपड़ों की दुकान पर जाकर काम करूं। तो तुमने क्या कहा? हमेशा की तरह मना कर दिया। तुम्हारी बहन और उसके पति मुझे अपने यहाँ नौकर बनाकर रखने पर तुले हुए हैं। वे लोग चाहे कितना भी कहें, कितनी भी अच्छी तनख्वाह ऑफर करें, पर तुम जीजा जी के यहाँ कभी काम नहीं करोगे। उधर रितिका भी घर जाकर सुरेश को सारी बात बताती है। तुम क्यों बार बार अमित को हमारी दुकान पर काम करने के लिए कहकर खुद की और मेरी बेइज्जती करवाते हो? तो अमित बाबू ने दुकान पर काम करने से मना कर दिया। और क्या करेगा वो अकरू? उनकी यही अकड़ उसे जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही। उधर अमित अपनी गरीबी और संघर्ष भरी जिंदगी से तंग आ गया था। एक दिन वो भावना से कहता है, भावना, ये भी कोई जिंदगी है? रोटी की चिंता में ही सुबह से शाम गुजर जाती है। न जीवन में कोई उमंग है, न कोई सपना। क्या हुआ आज? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बस यही सोच रहा हूँ। शादी को 1 साल हो गया, लेकिन आज तक मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा पाया। तुम्हारी कोई शौक भी पूरी नहीं कर पाया। क्यों सोचते हो तुम ये सब? हमारी जिंदगी जैसी भी है, हम उसमें खुश हैं। फिर भी भावना। मैं समझ गई। दीदी और जीजा जी जो हमारी गरीबी पर ताने मारते हैं, उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखता है ना? अरे नहीं भावना, उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सच कहूँ, मैं खुद ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो हम दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। ऐसे ही बातें करके दोनों सो जाते हैं। अगले दिन भावना कुएं पर पानी भरने जाती है। तभी अचानक उसकी बचपन की सहेली सुमन वहाँ मिल जाती है, जिसकी शादी शहर में हुई थी। अरे सुमन, तू कब आई गांव में? बस कुछ ही दिन हुए यहाँ आए हुए। और बता, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? बस सब ठीक चल रहा है। तू बता, शहर में क्या करती है? मैंने शहर में टेलरिंग का काम शुरू कर दिया है। महीने में 20-25 हजार कमा लेती हूँ। टेलरिंग करके? हम दोनों ने एक ही स्कूल से सिलाई का कोर्स किया था, भूल नहीं क्या? नहीं नहीं, सब याद है। वैसे तूने भी गांव में अपनी टेलरिंग की दुकान शुरू की या नहीं? अरे नहीं, मैं टेलरिंग का काम नहीं करती। लेकिन क्यों? सिलाई का काम तो तू मुझसे भी अच्छा जानती है। तुझे टेलरिंग करनी चाहिए।
मेरी तरह तू भी अच्छे पैसे कमा सकती है। सुमन फिर अपने घर चली जाती है और भावना पानी लेकर घर लौट आती है। सुमन की बातें भावना के मन में घर कर जाती हैं। भावना अपने पति से कहती है, अमित, मैं गांव में एक टेलरिंग की दुकान खोलना चाहती हूँ। टेलरिंग की दुकान? ये तुम्हें अचानक क्या सूझा? तुम्हें तो पता है, मैंने सिलाई बुनाई का काम सीखा है। अब मैं उस हुनर का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। लेकिन भावना, लोग क्या कहेंगे? यही ना कि मैं तुम्हें ठीक से खिला नहीं पा रहा, इसलिए तुम कमाने निकल पड़ी हो। लोगों की बातों से हमें क्या लेना देना? ये हमारा घर है और इसे चलाने की जिम्मेदारी हम दोनों की है, और औरतों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो तुम अपनी पहचान बनाना चाहती हो? हाँ, अपने घर की हालत सुधारने के साथ साथ मैं अपनी एक पहचान भी बनाना चाहती हूँ। अगर बात ऐसी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम गांव में अपनी दुकान खोल सकती हो। 3 दिन के अंदर ही भावना ने अपने घर के पास एक छोटी सी टेलरिंग की दुकान खोल ली। गांव में सिर्फ एक ही टेलर था, इसलिए भावना को ग्राहक जुटाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उधर जब रितिका को पता चला कि उसकी छोटी बहन ने गांव में टेलरिंग का काम शुरू कर दिया है, तो वो अंदर ही अंदर जलने लगी। तुमने सुना? भावना ने अब बिजनेस शुरू कर दिया है, अपनी टेलरिंग की दुकान खोल ली है। सुना ही नहीं, मैंने उसकी दुकान देखी भी है। लेकिन मैं उसकी दुकान चलने नहीं दूंगी। क्यों भला? तुम्हें इससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। खुशी? माय फुट। 2 महीने बीत गए। भावना की टेलरिंग की दुकान पर गांव की लड़कियों और औरतों की भीड़ लगने लगी। उसके बनाए हुए कपड़ों की सभी तारीफ करने लगे। उसके हाथ में पैसे आने लगे थे, लेकिन रितिका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं भावना के इस बिजनेस को बर्बाद करके रहूंगी। फिर एक दिन रितिका भावना की दुकान पर पहुंची। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ, तेरे बिजनेस को देखने आई हूँ। सिलाई बुनाई का जो काम मैंने सीखा था, अब उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा किया। अब तू भी कमाएगी तो तेरे घर की हालत थोड़ी सुधरेगी। अमित के बस की बात तो है नहीं कि वो तुझे एक अच्छी जिंदगी दे सके। रितिका कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी भावना को नीचा दिखाने का। अच्छा, क्या तू मेरा एक सूट सिल देगी? हाँ दीदी, क्यों नहीं। तू मेरा नाप ले ले, कल मैं नौकर के हाथ कपड़ा भिजवा दूंगी। भावना रितिका का सूट बना देती है और वो सूट बहुत सुंदर बनता है। वो खुद रितिका के घर जाकर उसे सूट दे आती है। अगले ही दिन रितिका वही सूट लेकर गुस्से में भावना की दुकान पर आती है। भावना, तूने तो मेरा सूट बर्बाद कर दिया। क्या हुआ दीदी? अपनी करतूत खुद ही देख ले। तूने मेरे सूट को जगह जगह से फाड़ डाला है। भावना ध्यान से सूट को देखती है। सच में सूट कई जगह से फटा हुआ था। लेकिन दीदी, ये कैसे हो गया? जब मैं सूट तुम्हारे घर लेकर गई थी तब तो ये बिल्कुल ठीक था, अब अचानक कैसे फट गया? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हुआ कैसे। दुकान पर मौजूद कुछ ग्राहक दोनों बहनों के बीच का झगड़ा देख रहे थे। छोड़ अपना ये सिलाई का काम, तुमसे ये नहीं होगा, बंद कर दे ये दुकान। इतना कहकर रितिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। भावना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रितिका भावना के बिजनेस को चौपट करना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव की लड़कियां और औरतें पहले की तरह ही भावना से कपड़े सिलवाती रहीं, क्योंकि भावना के बनाए कपड़ों में उन्हें कभी कोई खोट नहीं मिली। इस दौरान शहर में स्थित सुरेश की कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग जाती है। दुकान का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। मम्मी, हमारी शहर की दुकान जल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। दुकान तो जल ही गई। दुकान में 15 लाख रुपए भी रखे थे। कुछ ग्राहकों से पेंडिंग पेमेंट मिले थे। अगले दिन बैंक बंद था, इसलिए मैं पैसे बैंक में जमा नहीं कर पाया और उसी रात दुकान में आग लग गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? फिर से दुकान खड़ी करना इतना आसान तो नहीं होगा। दुकान दोबारा खड़ी करने की चिंता तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता ये है कि हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे। कुछ दिन पहले ही हमने दुकान के लिए 40 लाख का सामान उठाया था, उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया। पापा जी, हमारे गांव में तो बहुत जमीन है, हम वो जमीन बेच देते हैं, उससे सारा कर्ज उतर जाएगा। वो जमीन बेचने में समय लगेगा रितिका, और कर्ज हमें 15 दिन के अंदर चुकाना है। मेरे और रितिका के गहने बेचकर और बैंक में जो सेविंग्स हैं, उन सबको मिलाकर 40 लाख आ जाएंगे ना? 30 लाख तक आ जाएंगे।
10 लाख फिर भी कम पड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे पापा? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, हमें ये घर बेचना पड़ेगा। गांव की दुकान तो नहीं बेच सकते, क्योंकि उसी से अब हमारा गुजारा होगा। क्या पापा जी इतना सुंदर घर बेच देंगे? तो फिर हम कहाँ रहेंगे? रह लेंगे कहीं भी। उधर जब भावना को पता चलता है कि उसकी बहन का घर बिकने वाला है, तो वो तुरंत उनके घर पहुंचती है। दीदी, जीजा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोग अपना घर बेच रहे हैं? हमारे शहर की कपड़ों की दुकान में आग लग गई थी भावना, सब कुछ जल गया। हाँ, मैंने सुना है। सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारा काफी कर्ज है, उसे चुकाने के लिए ये घर बेचना पड़ रहा है। कितना कर्ज है? 40-35 लाख का इंतजाम हो गया है, बस 5 लाख और चाहिए। मैं दूंगी 5 लाख, लेकिन आप लोग ये घर मत बेचिए। भावना की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए भावना? कुछ ही दिन पहले तो तूने टेलरिंग का काम शुरू किया है। क्या तूने 5 लाख जोड़ लिए हैं? अरे नहीं दीदी, मम्मी पापा ने शादी में जो गहने दिए थे मैं वही दे दूंगी। उन्हें बेचकर 5-6 लाख आ जाएंगे। तू हमारे लिए अपने गहने बेच देगी? हाँ दीदी। अगले दिन भावना अपने सारे गहने रितिका को देने उसके घर जाती है। उस समय घर में कोई नहीं था। भावना, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तेरा अपमान किया, यहाँ तक कि तेरी टेलरिंग की दुकान भी बंद करवाना चाहिए। लेकिन आज इस संकट की घड़ी में तू मेरी मदद कर रही है। दीदी, तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन का घर कैसे उजड़ने दे सकती हूँ? भावना, सच में तू बहुत महान है। तेरा दिल बहुत बड़ा है। असल में अमीर तो तू है, मैं तो गरीब हूँ। मेरा दिल गरीब है, मेरी सोच गरीब है। पुरानी बातें भूल जाओ दीदी, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद रितिका ने अपनी बहन को कभी ताना नहीं मारा। अब वो अपनी छोटी बहन से प्यार करती है। दोनों बहनों के बीच का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया।